Hello, dear students. So today is the 27th of January, and here is another video. आज की story है opposition bloc on the India bloc staring at a crisis. Opposition bloc on the India bloc staring at a crisis. Okay, BLOC bloc और BLOC के bloc दो अलग-अलग words हैं slightly. इंडिया ब्लॉक ये जो है एक ग्रुप ऑफ पार्टीज है, तो जहां ग्रुप ऑफ नेशंस, ग्रुप ऑफ पार्टीज, ग्रुप ऑफ पीपल की बात आती है वहां ब्लॉक क्रिएट किया जाता है BLOC के। ओके, और एक ब्लॉक जो होता है वो एक कोई भी चौकोर शेप का चीज होता है, जैसे फ्लैट्स होते हैं ढेर सारे खड़े होते हैं, उसको एक ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक ऑफ अपार्टमेंट्स। ओके, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, तो अपोजिशन ब्लॉक, ये जो अपोजिशन का ब्लॉक है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो इंडिया बनाया गया था मिल करके, इट्स स्टेयरिंग एट अ क्राइसिस। अगर आप स्टेयर एट अ क्राइसिस कर रहे हो तो क्राइसिस आपके सामने है और आप उसको देख रहे हो, यानी कि होने वाला है बहुत जल्दी क्राइसिस, राइट? अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, स्टेयरिंग एट अ क्राइसिस। तो बहुत जल्दी ही एक क्राइसिस होने वाला है। व्हेन यू स्टेयर एट ए प्रॉब्लम, that problem is going to take place very soon. If you're staring at a crisis, a crisis is around the corner. ठीक है, अगर आप स्टेयर कर रहे हो क्राइसिस पे, स्टेयरिंग एट अ क्राइसिस, इसका मतलब क्राइसिस जल्दी ही होने वाला है। ओनली ये अच्छा फ्रेज है, स्टेयर एट अ प्रॉब्लम, स्टेयर एट अ क्राइसिस। ओनली ए पोस्ट पोल अग्रीमेंट सीम्स पॉसिबल अमंग अपोजिशन पार्टीज। सिर्फ एक पोस्ट पोल अग्रीमेंट ही पॉसिबल दिख रहा है। पहले पोलिंग के पहले यानी इलेक्शन के पहले प्री पोल अग्रीमेंट, पोस्ट पोल अग्रीमेंट, प्री पोल, पोस्ट पोल एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो प्री पोल अग्रीमेंट होते हैं यानी कि इलेक्शन से पहले साथ आ जाते हैं लोग, तो वोट शेयर होने से, वोट कटने से बच जाता है, एक दूसरे का वोट काटते नहीं हो, राइट? लेकिन वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, एक पोस्ट पोल अग्रीमेंट ही पॉसिबल लग रहा है। आपको पता है ये किस बारे में है? नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदलने का डिसाइड कर लिया है। तो इस स्टोरी को तो मैं अवॉइड करूंगा, एक बिहारी होने के नाते मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है उनके इस बिहेवियर पे, तो इसको अवॉइड करते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस पार्टी में गया, उस पार्टी में गया, इसलिए मुझे अब एम्बैरेसमेंट हो रही है, बस वो 5वीं बार की है ये भी एक अमेजिंग फीट है भाई। मैंने आज तक अपनी उम्र में एक इतने हाई लेवल पे आके किसी पॉलिटिकल लीडर को इतना ज्यादा फ्लिप फ्लॉप करता हुआ नहीं देखा। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि मेरे लिए वैल्यूज नहीं मायने रखते हैं, गोल मायने रखता है। वो कहते हैं कि उनका गोल है बिहार को आगे ले जाना, हम लोग देखते हैं कि उनका गोल है पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बने रहना। खैर, चलिए जो भी हो, बिहार के लिए अच्छा हो, बस यही उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। एंडलेस वॉर ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर। ये जो एंडलेस वॉर खत्म ही नहीं हो रहा। Russia and Ukraine and NATO should make a practical assessment of the war. असेसमेंट करना चाहिए उनको, प्रैक्टिकल असेसमेंट करना चाहिए। जब आप किसी चीज को असेस करते हो तो आप समझने की कोशिश करते हो, उसका वैल्यू, उसका आकलन करते हो, राइट? तो आकलन करना इज असेस, और मेक ए असेसमेंट, मेक एन असेसमेंट। जब असेसमेंट डायरेक्ट लिखेंगे तो एन बोलेंगे, मेक एन असेसमेंट मतलब आकलन करना। देखो, दो चीजें होती हैं, आर्ग्यू मतलब बहस करना, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट एक नाउन है। तो फॉर्मल तरीके से लिखने में आर्ग्यू के जगह हैव एन आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ रहे? तो आर्ग्यू मतलब भी बहस करना होता है, वो एक वर्ब है। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो नाउन होता है उसको भी वर्ब बनाया जा सकता है एक और वर्ब के साथ लगा करके, जैसे हैव एन आर्ग्यूमेंट। जैसे वी आर नॉट हैविंग एन आर्ग्यूमेंट हियर, मतलब वी आर नॉट आर्ग्यूइंग हियर, है ना? तो दोनों ही सेंटेंस का मतलब एक है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। वी आर नॉट आर्ग्यूइंग मतलब हम लोग बहस नहीं कर रहे हैं। यही बात को बोलने का एक ज्यादा फॉर्मल तरीका, वी आर नॉट हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहां देखिए, they should assess practically, okay, they should assess the war practically। ये बातचीत करने का तरीका लगता है। रशिया एंड यूक्रेन एंड नेटो should assess the war practically। ये मैं एकदम सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, should assess वर्ब को यूज करते हुए, should assess the war practically। अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहां लिखा है शुड मेक अ प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ द वॉर। तो ये थोड़ा फॉर्मल साउंड करने लगा क्योंकि आपने असेस को असेसमेंट में चेंज किया, इसकी वजह से मेक भी यूज किया। मेक एन असेसमेंट मतलब आकलन करना। ठीक है,
तो दे शुड मेक अ प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ द वॉर। प्रैक्टिकल असेसमेंट करना चाहिए कि क्या हासिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग दूसरी स्टोरी ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एंडलेस वॉर, द क्रैश ऑफ अ रशियन प्लेन। मैं वो हाइलाइटर ले लूं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। हाइलाइटर, हाइलाइटर, उसके बाद इसको कर दूं पिन। चलिए, द क्रैश ऑफ ए रशियन प्लेन विद यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑन बोर्ड। अच्छा फ्रेज आया, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑन बोर्ड, द क्रैश ऑफ ए रशियन प्लेन विद यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑन बोर्ड। ओके, तो एक रशियन प्लेन का क्रैश हुआ है और उसमें सवार कौन थे? यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो सैनिक बंदी बनाए जाते हैं उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं। तो रशियन यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उस पे, ऑन बोर्ड मतलब सवार थे। ये अक्सर आप इस तरह से देखोगे, द क्रैश ऑफ अ रशियन प्लेन विद यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑन बोर्ड। मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देता हूँ ऑन बोर्ड का। ठीक है, द 26 people on board the bus have died. The 26 people on board the bus have died. इसका मतलब 26 लोग जो बस पे सवार थे, बस 26 लोग मर गए। ओके, the 26 people on board the bus have died. ठीक है, ऑन बोर्ड को अक्सर आप यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका मतलब होता है उस ट्रांसपोर्ट पे सवार। ओके, आपको बताता हूं, America sent its first manned spacecraft on moon in 1969, right? लेकिन याद करिए उससे पहले रशिया ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून पे, बट देयर वर नो एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। देयर वर नो एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड द स्पेसक्राफ्ट। इसका मतलब उस स्पेसक्राफ्ट पे कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं था। देयर वर नो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड द स्पेसक्राफ्ट। तो ऑन बोर्ड अक्सर यूज होता है ये बताने के लिए कि किसी ट्रांसपोर्ट पे कौन बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। तो ऑन बोर्ड को आप हिंदी वर्ड से अगर समझना चाहें तो एक वर्ड है हिंदी में सवार। उस पे सारे यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो सवार थे वो सारे मर गए, है ना। The crash of a Russian plane with Ukrainian prisoners of war on board has once again shown। अभी मैं सेंटेंस यहां से अगर सेलेक्ट करूं, यहां से, ठीक है, यहां से सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों। ठीक है, और कहां जाके खत्म होता है? इज पे। ठीक है, तो आप बताइए, जरा सा मैं फिर से हाइलाइटर ले लूं और इसको पिन भी कर दूं। ओके, हाँ पिन हो गया। अब देखिए यहां से सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर खत्म होता है, इस पे खत्म होता है। ठीक है, अब देखिए लंबा सेंटेंस है, इस पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, इसके बाद फुल स्टॉप है। तो कई लोग बहुत परेशान होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको सेंटेंस के हिस्से समझने में मुश्किल होती है। The crash of a Russian plane with Ukrainian prisoners of war on board has once again shown। तो clearly ये हो गया आपका verb has once again shown। ठीक है, ये हो गया आपका verb। ठीक है, इस has once again shown, has shown, ये है present perfect, ये है present perfect, has shown। ठीक है, क्या शो किया है? How delicate the situation between the two countries that have been at war since February is। कि कितना सिचुएशन जो है डेलिकेट है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अगर आप बीच सेंटेंस में WH वर्ड्स लाते हैं, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, कुछ भी इस तरह के बीच सेंटेंस में लाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो स्टेटमेंट वाला होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नहीं होता है। How delicate the situation between the two countries that have been at war since February is। It means the situation is very delicate। Delicate मतलब आप समझते हो, नाजुक। ठीक है, delicate मतलब नाजुक। Delicate एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाजुक, delicate।
तो ये जो क्रैश हुआ है, द क्रैश दिखाता है शोन, क्रैश क्रैश ने ये दिखाया है, अगर हिंदी में से परफेक्ट जाए टेंस के हिसाब से, तो जो क्रैश हुआ है रशियन प्लेन का यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ जो उस पे सवार थे, फिर से एक बार शो कर रहा है या शो किया है कि कितना डेलिकेट है सिचुएशन दोनों कंट्रीज के बीच में। डेलिकेट मतलब नाजुक, कुछ भी हो सकता है इधर से उधर, ठीक है, डेलिकेट। ओके, जैसे गर्ल्स आर डेलिकेट सम पीपल थिंक, ओके, रोज पेटल्स आर डेलिकेट। तो समथिंग इज डेलिकेट मतलब ये बहुत ही नाजुक है, तुरंत टूट सकता है, तुरंत खराब हो सकता है, तुरंत डैमेज हो सकता है, ठीक है, डेलिकेट। रशिया सेज कीप डाउन द प्लेन, रशिया सेज, ठीक है, देखिए रशिया सेज कीप डाउन द प्लेन। तो इन ऐसे सेंटेंसेस, यहाँ देखिए, यहाँ पर रशिया सेज, रशिया क्या कहता है कि कीव ने डाउन डाउन किया, डाउन को यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ब के तौर पे, कीव ने डाउन किया प्लेन को, रशिया सेज कीव डाउन द प्लेन। डाउन को वर्ब के तौर पे यूज किया गया, ऐसे आप डाउन को एडवर्ब के तौर पे हमेशा देखते हो, गो डाउन, राइट, क्लाइम डाउन, ओके, सिट डाउन। तो वो एक एडवर्बियल पार्टिकल के तौर पे अक्सर यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एक वर्ब के तौर पे, कीव डाउन द प्लेन। प्लेन के बाद कॉमा है। अब इस प्लेन के बारे में एक एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा जानकारी दी जा रही है, इसको हम कहते हैं एक क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, विच हैड, जिसमें सवार थे, ठीक है, इस प्लेन में थे 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स। द प्लेन हैड 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स, ये जानकारी देने के लिए इस विच को जोड़ा गया है यहाँ पे। अच्छा, जब आप रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हो तो शायद आपने पढ़ा होगा कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का मकसद होता है एक्स्ट्रा जानकारी देना, और कुछ का मतलब होता है एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देना, उस नाउन को आइडेंटिफाई करवाना, कौन सा नाउन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, और आपको कैसे पता, कॉमा की वजह से। अगर विच, दैट, हु, वेयर के पहले अगर कॉमा हो तो आप समझ जाना कि ये एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है आपको, ठीक है। कीप डाउन द प्लेन, और उस प्लेन में 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स थे इन बेलगोरोड। ये डाउन कहाँ किया गया, रशिया ने क्या कहा, बेलगोरोड में इसको डाउन कर दिया, यानी गिरा दिया है बेलगोरोड में। अब बेलगोरोड के बाद फिर एक कॉमा है, इस कॉमा के बाद फिर क्या होगा, इस बेलगोरोड के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, ठीक है, क्या है, ए रशियन बॉर्डर टाउन। देखिए यहाँ पर गौर से कि इसके बारे में क्या जानकारी मिली, बेलगोरोड क्या है, ए रशियन बॉर्डर टाउन है, ठीक है, रशिया का बॉर्डर पे है ये टाउन, वहां पे इस प्लेन को गिराया गया है। अब देखिए यहाँ जब ये जानकारी दे दी गई, फिर से कॉमा दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप बेलगोरोड से सेंटेंस कंटिन्यू होगा। सेंटेंस कहाँ से कंटिन्यू होगा, बेलगोरोड से, यानी दो कॉमा के बीच में जो भी चीजें लिखी रहती हैं वो आजाद हैं, उनको आप अगर छोड़ देंगे तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट ही होगा और कंटिन्यू ही होगा। ये नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसे ही से निकाल दिया जिससे सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं दो कॉमा के बीच में, उस नाउन के बारे में जो कॉमा के पहले होता है, ठीक है। तो बेलगोरोड के बारे में क्या पता चला हमें, इट इज अ रशियन बॉर्डर टाउन। यहाँ प्लेन के बारे में क्या पता चला कॉमास के बाद, इसमें 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, ठीक है। अब जब ये कॉमा खत्म हो गया तो अब यहाँ बेलगोरोड से दैट को कंटिन्यू करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दैट हैज सीन, तो बताइए दैट एक फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, बताइए ये किसके लिए है दैट, बेलगोरोड के लिए, क्योंकि इसी के बाद आ रहा है ना। तो बेलगोरोड हैज सीन repeated Ukrainian shelling. Okay, it has seen, Belgorod has seen repeated Ukrainian shelling. लगातार यूक्रेनियन शेलिंग इस शहर पे हुआ है। It has seen repeated Ukrainian shelling मतलब इस शहर पे लगातार यूक्रेनियन शेलिंग हुआ है इन recent months, हाल फिलहाल के महीनों में। तो जाकर यहाँ सेंटेंस खत्म होता है, यानी कि रशिया से सेंटेंस शुरू हुआ, ठीक है, और मंथ्स पे आके खत्म हुआ, ठीक है। अब आप देखें आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट रशिया सेज हो गया, सबसे पहले रशिया सेज। अगर कोई आपको कहेगा कि इस सेंटेंस का टेंस डिसाइड करिए तो आपको प्रेजेंट सिंपल ही बोलना है, क्योंकि रशिया सेज यही है मेन क्लॉज यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसको प्रेजेंट सिंपल ही समझना है, बाकी सारी बातें
बताई गई हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। रशिया से कीव डाउन द प्लेन, ठीक है, रशिया कहता है कि कीव ने डाउन किया, यानी कि नरेशन आपने पढ़ा होगा, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, लेकिन हमारा टेंस डिसाइड हुआ है यहाँ पे, सेज। ओके, आगे देखते हैं। कीव हैज स्लैम्ड रशिया, फिर से सेंटेंस शुरू होता है कीव से, है ना। कीव को ये कर देते हैं जरा सा, कीव से सेंटेंस शुरू होता है और डाउनिंग पे खत्म होता है। कीव हैज स्लैम्ड रशिया, प्रेजेंट परफेक्ट दिख गया आपको, कीव हैज स्लैम्ड रशिया। और किस लिए रशिया को स्लैम किया है? फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है। जब भी कोई वजह पास्ट में हो, कोई काम कर लिया गया है, तो वहां पर अक्सर आपको ये चीज दिखता है, फॉर आईएनजी। रशिया ने स्लैम किया है, कीव ने रशिया को स्लैम किया है, क्या काम करने के लिए, किस वजह से? फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। ओके, टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा अगर कहेंगे आप, तो यहाँ पर एक परेशानी हो जाती है। ज्यादातर टू प्लस वी वन जो होते हैं वो पर्पस होते हैं, रीजन से ज्यादा, ठीक है। और रीजन जो होता है वो फॉर प्लस आईएनजी होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, ही वेंट टू जेल टू कमिट मर्डर और फॉर कमिटिंग मर्डर, ही वेंट टू जेल, ठीक है, फॉर कमिटिंग मर्डर या टू कमिट मर्डर, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं ग्रामेटिकली, दोनों की मीनिंग बदलती है। अगर आप कहना चाहते हैं क्योंकि उसने मर्डर किया था इसलिए वो जेल गया, तो आप कह रहे हैं ही वेंट टू जेल फॉर कमिटिंग मर्डर। और वो मर्डर करने के लिए जेल गया, मतलब जाएगा वहां और वहां जाके मर्डर करेगा, पर्पस है उसका कि वहां जाएंगे और मर्डर करेंगे। तो वो हो जाएगा ही वेंट टू द जेल। एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कोई होता नहीं है, आर्टिफिशियल सेंटेंस बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, कि वो जेल गया और वहां जाके मारेगा, तो उसका पर्पस है ये मारना, मर्डर करना, तो वहां पर लिखेंगे टू कमिट मर्डर, ठीक है। तो फॉर कमिटिंग मर्डर रीजन हुआ, ही वेंट टू जेल फॉर कमिटिंग मर्डर। तो कीव ने स्लैम किया, रशिया को स्लैम करना, एक अक्सर आपको न्यूज़पेपर में ये वर्ड दिखेंगे, क्योंकि बातचीत में बहुत कम इस तरह से यूज होते हैं ये वर्ड्स, लेकिन इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, बहुत हेवी तरीके से क्रिटिसाइज करना। कीव हैज स्लैम रशिया, ऐसे स्लैम ये होता है, रेसलिंग में आता है, जब उठा के पटक देते हैं ना किसी को, तो स्लैम कहते हैं। लिटरल मीनिंग स्लैम की वही होती है। अगर आप कोई चीज है, आप बहुत गुस्से में आए और आपने अपना मोबाइल स्लैम कर दिया फ्लोर पे, तो पटक दिया, ठीक है, तो ये स्लैम हो गया वो वर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ इसका मतलब है रशिया को क्रिटिसाइज करना। कीव हैज स्लैम रशिया फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, किस वजह से रशिया को क्रिटिसाइज किया है, उसके रीजन क्या है, कि उसने प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, ठीक है। अगर कोई प्रोपेगेंडा नहीं जानता, सुनता रहता है, तो मैं बता दूं, प्रोपेगेंडा मतलब होता है सच को इस तरह से दिखाना जिसमें आपका फायदा हो, है इसके लिए आपको उसमें झूठ का तड़का लगाना पड़े, उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो जो भी प्रोपेगेंडा होता है उसमें थोड़ा सा सच होता है, बाकी उसमें मिलावट की जाती है ताकि आपका हित सधे, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा। चलिए, बट हैज नॉट रूल्ड आउट इट्स पॉसिबल रोल इन द डाउनिंग, कॉमा देने के बाद देखिएगा लिखा है बट हैज नॉट रूल्ड आउट इट्स पॉसिबल रोल इन द डाउनिंग, लेकिन अपने रोल को पूरी तरह से नकारा नहीं है। हैज नॉट रूल्ड आउट, हैज नॉट रूल्ड आउट, उसने रूल आउट नहीं किया है, हैज नॉट रूल्ड आउट, राइट, रूल आउट नहीं किया है इट्स पॉसिबल रोल, कि इसका भी कोई रोल हो सकता है इन द डाउनिंग, गिराने में, ठीक है। रशिया को क्रिटिसाइज किया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, लेकिन इसको अपने रूल, इट हैज नॉट रूल्ड आउट, रूल आउट मतलब खारिज करना, डिसमिस करना, ठीक है, डिसमिस करना, इट्स पॉसिबल हो सकता है, उसको रूल आउट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करते हैं, इसका मतलब आप कहते हैं कि वो भी एक चीज हो सकता है फ्यूचर में। अगर वर्ल्ड कप चल रहा है और आपसे लोग पूछते हैं कि बताइए आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, और आपने सोचा कि इंग्लैंड तो नहीं जीत सकता, तो आप इंग्लैंड को रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसके जीतने की, तो आप कह रहे हैं इंग्लैंड नहीं जीतेगा, उसको हटा दीजिए, तो आपने इंग्लैंड को रूल आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा मुझे लगता है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है या साउथ अफ्रीका जीत सकता है, तो आपने इन तीनों को चांसेस दिए हैं, यानी कि इंग्लैंड को और बाकी कंट्रीज को रूल आउट कर दिया है। तो रूल आउट करना मतलब यही होता है, खारिज कर देना, ठीक है।
कीव हैज नॉट रूल्ड आउट इट्स पॉसिबल रोल, अपने पॉसिबल रोल को रूल आउट नहीं किया कि हो सकता है भाई हम लोग से भी हो, इस चीज को रूल आउट नहीं किया है पूरी तरह से। द इंसिडेंट कम्स एट अ टाइम, फिर से देखिए सब्जेक्ट और वर्ब तुरंत दिख गया सामने। द इंसिडेंट कम्स, प्रेजेंट सिंपल हो गया। द इंसिडेंट सब्जेक्ट कम्स, द इंसिडेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन Ukraine's troops are struggling to keep up the fight on the front line amid Russia's incremental advances. ठीक है, ऐसे the incident comes at a time, incident ऐसे टाइम पे हुआ है when जब Ukraine's troops are struggling, जब यूक्रेन के ट्रूप्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए हमारे एक स्टूडेंट ने कहा है अपने कमेंट में कि आप बता रहे हैं टेंसेस सेंटेंस के टाइप को, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये सेंटेंस भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पे देखना होगा। ठीक है, देखिए द इंसिडेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन, ठीक है, तो आप यहां जब देखते हैं इस व्हेन को, व्हेन यूक्रेन्स ट्रूप्स आर फाइटिंग स्ट्रगलिंग, ठीक है, तो ये एक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या, क्योंकि अगर आप इसको अकेले बोलोगे, ठीक है, व्हेन यूक्रेन्स ट्रूप्स आर स्ट्रगलिंग, तो इसका कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, इसलिए डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं या डिपेंडेंट बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। इसीलिए ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसका मेन क्लॉज है द इंसिडेंट कम्स एट अ टाइम, ठीक है। इन सब चीजों को आप ना हिंदी की समझ से नहीं सॉल्व कर सकते, आपको इंग्लिश भाषा की रीजनिंग समझनी होगी कि इसका ग्रामर क्या कहता है। आपको लगेगा मेन बात तो यहाँ लिखा हो तो मेन क्लॉज ये क्यों है। मेन बात और मेन क्लॉज में फर्क है। मेन क्लॉज एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, मेन बात मीनिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम लोग मेन क्लॉज जब बोलते हैं तो आप उसको मेन बात मत समझ लिया कीजिएगा। द इंसिडेंट कम्स एट अ टाइम, द इंसिडेंट कम्स, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, ये मेन क्लॉज है। और व्हेन यूक्रेन्स ट्रूप्स आर स्ट्रगलिंग, जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, टू कीप अप द फाइट, टू कीप अप द फाइट, कोई भी चीज को कीप अप करना मतलब कंटिन्यू करना, कीप अप द गुड वर्क। लोग आपको कहते हैं जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो कहते हैं कीप अप द गुड वर्क, ओके। तो कीप अप, कंटिन्यू, ओके, कीप अप द फाइट on the front line amid Russia's incremental advances. Amid ये फॉर्मल वर्ड है, in the middle of के बीच, ठीक है। Russia's incremental advances, किस तरह के advances? Incremental advances, चला समझ लीजिए इस वोकैबुलरी को। इंक्रीमेंटल मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो एक बार में ढेर सारी बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है, हर साल 5%, 10%, इस तरह से, या 2 साल पे 5%, 10%। तो ये इंक्रीमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, तो इंक्रीमेंट नाउन है, इंक्रीमेंटल एक एडजेक्टिव बना। तो इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा थोड़ा करके, इसका ऑपोजिट होता है ड्रास्टिक, ठीक है। इंक्रीमेंटल का ऑपोजिट होता है ड्रास्टिक, अचानक से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल एडवांसेस मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो रशिया बढ़ रहा है आगे, रशिया का जो इंक्रीमेंटल एडवांसेस है, यानी आगे बढ़ना, एडवांस, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांसेस को नाउन के तौर पे लिखा गया है। इंक्रीमेंटल एडवांसेस एक एडजेक्टिव के बाद एक नाउन। उन्होंने साथ ही में पूछा है, मेरे उस स्टूडेंट जी दहिया जी ने पूछा है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन ताकि आप देख सकें दहिया साहब क्या बोल रहे हैं। जरा सा, ये दहिया जी का कमेंट है यहाँ पे कि फॉलो अप का वर्ब और नाउन के तौर पे मीनिंग क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, ठीक है। फॉलो अप नाउन के तौर पे, फॉलो अप वर्ब के तौर पे, और फॉलो अप एडजेक्टिव के तौर पे क्या मीनिंग होता है वो पूछ रहे हैं। मैं बहुत आसानी से बता देता हूँ। जब मीनिंग रिलेटेड होता है तो बहुत आसान होता है समझना। देखिए फॉलो अप करना मतलब आपने पहले कुछ किया, उसके बाद वो कितना इफेक्टिव हुआ नहीं हुआ ये जानने के लिए और कुछ करते हैं, उसको कहते हैं फॉलो अप करना। उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ और करते हैं, उसको कहते हैं फॉलो अप करना। जैसे अगर आप एक ऑपरेशन डॉक्टर ने किया, फिर उसको फॉलो अप किया, फिर दूसरे तीसरे ऑपरेशन से, तो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, उसका असर पूरा हो इसके लिए दूसरा तीसरा ऑपरेशन भी किया। तो फॉलो अप करना मतलब कुछ करना जो कि पहले किए हुए काम को इफेक्टिव बना दे, ये हो गया फॉलो अप वर्ब के तौर पे। और इस किए हुए काम को फॉलो अप कह देंगे एक नाउन के तौर पे, ठीक। कि ये जो भी काम किया जाता है,
एक पहले हिस्से के बाद, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके, उसको उसको नाउन के तौर पे, एक चीज के तौर पे फॉलो अप बोल दीजिए। लेकिन अगर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन, फॉलो अप ऑपरेशंस, ठीक है, तो बाद में ऑपरेशंस किए गए, फॉलो अप मेजर्स मतलब जो बाद में कदम लिए गए, है ना, यानी कि जो शुरुआत में लिए गए वो तो हो गया, उसके बाद में जो कदम लिए गए ताकि वो पहले कदम ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। पर्पस रहता है फॉलो अप चीजों का कि पहले की गई चीजें ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा इफेक्टिव हो। तो फॉलो अप मेजर्स यहाँ एक एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करना। तो ये जो मेजर्स हैं ये पहले स्टेज के बाद लिए गए जहां पर आपने कुछ किया था, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी आप करोगे उसको फॉलो अप मेजर्स कहोगे, तो वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मीनिंग रिलेटेड है तो आसान है, फिर से समझिएगा इसको। स्माइल से रिलेट करके बताता हूँ। स्माइल एक वर्ब है ना, आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, ओके, तो स्माइल एक वर्ब है। लेकिन यही स्माइल का जो एक्ट है उसको कहते हैं स्माइल। देयर वाज नो स्माइल ऑन हर फेस, देयर वाज नो स्माइल ऑन हर फेस। तो यानी कि उसने स्माइल करने वाला काम नहीं किया, देयर वाज नो स्माइल ऑन हर फेस। तो क्या है, स्माइल में आप हिंदी कर देते हैं मुस्कुराना और मुस्कान, ठीक है, या मुस्कुराहट। यहाँ पर आपको मुश्किल हो रही होगी इसलिए, लेकिन फिर भी समझना उसी तरीके से है कि फॉलो अप करना एक वर्ब है, यानी कुछ भी ऐसा करना जिससे पहले किए हुए काम इफेक्टिव हो जाए, तो फॉलो अप किए आप। जैसे एक हमारे क्या कह सकते हैं, वहाँ मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में आया था, उसी का एग्जांपल देता हूँ। मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कमेंट्स किए, कुछ स्टेप्स लिए कि शांति आए, लेकिन उसके बाद कुछ फॉलो अप नहीं किया। इसका मतलब कुछ और स्टेप्स नहीं लिए कि जो पहला स्टेप था वो ज्यादा कारगर हो सके, यानी कि उन्होंने फॉलो अप नहीं किया इस अपने एक्शन को, ठीक है। तो ये फॉलो अप नहीं किया वर्ब के तौर पे, दे डिड नॉट फॉलो इट अप, ओके, दे डिड नॉट फॉलो अप ऑन देयर फर्स्ट एक्शन। तो ये हो गया फॉलो अप वर्ब के तौर पे। अब अगर बोलेंगे देयर वाज नो फॉलो अप, मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया बाद में दोबारा, देयर वाज नो फॉलो अप, ठीक है। अब एडजेक्टिव के तौर पे बोलते हैं दे डिड नॉट टेक एनी फॉलो अप मेजर्स, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जितना अच्छे से समझेंगे, इन चीजों को समझना उतना आसान होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इंक्रीमेंटल एडवांसेस मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो रशा आगे बढ़ा, इंक्रीमेंटल उसको कहते हैं। और उसका ऑपोजिट जो होता है, अचानक से ढेर सारा कुछ हो जाए, उसको कहते हैं ड्रास्टिक, ठीक है। इंक्रीमेंटल का ऑपोजिट हो सकता है ड्रास्टिक। अभी नया सेंटेंस शुरू होता है रशा से, ठीक है। और कहाँ खत्म होता है दोस्तों, मोमेंटम। छोटा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, फिर से रशा, फिर कॉमा, और ये कॉमा यहाँ पे खत्म। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है इंग्लिश लिखने का, ठीक है। रशा कॉमा विच सफर्ड ह्यूमिलिएटिंग सेटबैक्स इन 2022, ठीक है। तो रशिया को सफर करना पड़ा था ह्यूमिलिएटिंग सेटबैक्स, ओके। ये सेंटेंस का वर्ब नहीं है आपका, सेंटेंस का वर्ब है यहाँ हैज रीटेकन। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक रिलेटिव क्लॉज के तरह यूज करके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। एक तरह से एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है आपको इसके बारे में। रशिया which suffered humiliating setbacks in 2022, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है यहाँ रशिया के बारे में कि इसने सफर किया, इट सफर्ड, रशिया सफर्ड ह्यूमिलिएटिंग सेटबैक्स। लेकिन यहाँ जो कॉमा डाल के विच डाला है तो सब्जेक्ट रशिया ही रहा और उसका वर्ब है हैज रीटेकन। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। कुछ लोग इसको देखते के साथ कह देंगे पास्ट सिंपल सेंटेंस है, जी नहीं। रशिया हैज सिंस रीटेकन द बैटलफील्ड मोमेंटम, उन्होंने बैटलफील्ड का मोमेंटम हासिल कर लिया फिर से। मोमेंटम मतलब फिर से आगे बढ़ रहे हैं वो तेजी से, ठीक है। दे हैव रीटेकन द बैटलफील्ड मोमेंटम। ये बैटलफील्ड और मोमेंटम यहाँ कंपाउंड नाउन है, क्योंकि बैटलफील्ड एक नाउन है आपको पता है, और साथ में मोमेंटम भी एक नाउन है। दो नाउन्स आए हैं इसमें, पहला नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। कौन सा मोमेंटम, बैटलफील्ड का मोमेंटम उन्होंने फिर से हासिल कर लिया है रशिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर, ये एडवर्ब ऑफ टाउन है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको नहीं देखना है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट ईयर हटाइए इसको। यूक्रेन टॉप जनरल सेड, फिर से आ गया आपका सेड, तो ये सब्जेक्ट हो गया यूक्रेन टॉप जनरल, और वर्ब हो गया सेड पास्ट सिंपल में। क्या कहा, उन्होंने कहा द काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव मतलब होता है क्या,
जो आपके ऊपर ऑफेंसिव किया जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर जो लड़ी जा रही है, उसका जो आप काउंटर कर रहे हैं यानी बदला ले रहे हैं, यानी कि बदले के लिए जो आप पे अटैक किया गया तो जो आप डिफेंस कर रहे हैं या पलट के मार रहे हैं, ठीक है, इसको काउंटर ऑफेंसिव कहते हैं। आप काउंटर को समझिएगा, ऑफेंसिव को अलग समझिएगा। ऑफेंसिव आप पे अटैक किया गया है और आप उसका काउंटर कर रहे हैं, द काउंटर ऑफेंसिव, फिर कॉमा, फिर विच, एक ही चीज देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन फिर से, विच बिगैन इन जून 2023। जो कब शुरू हुआ काउंटर ऑफेंसिव, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल गई ना कि ये काउंटर ऑफेंसिव 2023 जून में शुरू हुआ था। कॉमा खत्म हो गया, यहाँ पर फिर से डाल दिए कॉमा, यानी कि इसको आप छोड़ सकते हैं। काउंटर ऑफेंसिव एम्ड एट, ये जो काउंटर ऑफेंसिव विच इज एम्ड एट और विच वॉज एम्ड एट, यहाँ पर विच वॉज हिडन है, समझ गए, इसको आपको समझना होगा। द काउंटर ऑफेंसिव विच वॉज एम्ड एट रिकैप्चरिंग रशिया हेल्ड टेरिटरीज, रशिया हेल्ड टेरिटरीज, रशिया हेल्ड टेरिटरीज, जो टेरिटरीज रशिया के पास चले गए हैं ना, रशिया हेल्ड टेरिटरीज, रिकैप्चरिंग रशिया हेल्ड टेरिटरीज इन द साउथ एंड ईस्ट हैड फेल्ड। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यूक्रेन के टॉप जनरल ने क्या कहा, अगर इसको आपको प्रेजेंट ये डायरेक्ट नरेशन में लिखना होगा, यूक्रेनियन टॉप जनरल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद आपको इन सेंटेंस को लिखना होगा, और यहाँ हैड फेल्ड लिखा है, वो हैज फेल्ड के तौर पे लिखाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे के, जिसको हटा दिया गया, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया, इसलिए हैड फेल्ड लिखा गया है यहाँ पे। क्या फेल कर गया था, द काउंटर ऑफेंसिव हैड फेल्ड। आप यहां से कनेक्ट करिए, काउंटर ऑफेंसिव हैड फेल्ड, क्यों, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव जो 2023 में शुरू हुआ था, और एक और जानकारी सुनिए, जिसका एम था रिकैप्चर करना रशिया हेल्ड टेरिटरीज की, जिसको रशिया ने हथिया लिया था टेरिटरीज को, उसको वापस रिकैप्चर करने का जो काउंटर ऑफेंसिव था, हैड फेल्ड। साउथ और ईस्ट में जो रशिया का पहले जीत हो चुका था, जहां वो जीत गए थे, उनसे वापस लेने का जो काउंटर ऑफेंसिव था, हैड फेल्ड। तो जब तक आप ये चीज नहीं कनेक्ट करोगे, और ये मुश्किल तो होनी है ना, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव यहाँ लिखा है, हैड फेल्ड इतना दूर बाद लिखा है, लेकिन एक लर्नर के तौर पे इंग्लिश के आपको ये चीज जानना होगा कि ये दोनों कंटिन्यू करता है। ये सारी जानकारी बीच में इस काउंटर ऑफेंसिव के लिए ही है। इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि आप लोगों के साथ मैं एक सेंटेंस लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक सेंटेंस देता हूं, ठीक है, राकेश इज गेटिंग मैरिड। अभी अगर मैं राकेश के बाद और इज के पहले कुछ जोड़ूंगा तो यही जरूर राकेश के बारे में होगा। देखिए, राकेश कॉमा द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन माय नेबरहुड इज गेटिंग मैरिड। तो ये मैंने लंबा कर दिया सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस था, राकेश इज गेटिंग मैरिड, लेकिन मैंने ये जो बीच में राकेश के बाद कॉमा डाल के ये जो लिख दिया ना एक्स्ट्रा, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस अभी भी वही है दोस्तों, सिर्फ आपने राकेश के बारे में ये जानकारी डाल दी बीच में, द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन माई नेबरहुड इज गेटिंग मैरिड। अब आप बीच में उलझ जाते हैं, आपको देखना होगा राकेश इज गेटिंग मैरिड, यही है सेंटेंस आपका मेनली। अब इस राकेश के बारे में बताया जा रहा है कि राकेश क्या, वो हमारे मोहल्ले का सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लड़का है, ठीक है, और वो उसकी शादी हो रही है। तो रिटन इंग्लिश में आप एक सेंटेंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। आपको ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, राकेश इज मैरिंग गीता, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गीता के बाद कॉमा दे दूं और उसके बाद फिर ऐसी कोई बात लिख दूं, तो भी सेंटेंस वही है मेरा, राकेश इज मैरिंग गीता, द मोस्ट डिजायर्ड गर्ल इन द होल टाउन ऑफ बिहार शरीफ। जितनी लड़कियां हैं गीता नाम की, वो मेरे पीछे आएंगी, क्या किया आपने। ओके, राकेश इज मैरिंग गीता, गीता के बाद मैंने लिखा था मोस्ट डिजायर्ड गर्ल इन द होल टाउन ऑफ बिहार शरीफ।
बिहार शरीफ में जो सबसे ज्यादा डिजायर्ड लड़की है, इसके पीछे बहुत लोग पागल हैं, राइट? ओके, गीता, राकेश इज मैरिंग गीता। अब ये ऐसा थोड़ी हो गया कि ये सारी चीजें सेंटेंस का हिस्सा है, ये सारा बस गीता को डिस्क्राइब करने, गीता को बताने के लिए है। गीता कौन, गीता के बारे में क्या, तो इस तरह से ऐसे ही आपको बहुत बीच बीच में सेंटेंसेस मिलते हैं रिटन ये एडिटोरियल पेज में। तो आप लोग उलझ जाते हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब हमेशा समझना होगा आपको। आगे चलते हैं। रशिया हैज मेड टेरिटोरियल गेन्स इन द ईस्ट। इजी सेंटेंस है, रशिया हैज मेड प्रेजेंट परफेक्ट टेरिटोरियल गेन्स इन द ईस्ट। अब यहाँ जो ये कैप्चरिंग आता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ये जो चीज है अगर आप चाहें, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड होता है इसलिए ऐसा करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दें और कहें रशिया हैज कैप्चर्ड मरिंका, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं रशिया हैज मेड टेरिटोरियल गेन्स इन द ईस्ट कैप्चरिंग मरिंका एंड मेकिंग एडवांसेस टुवर्ड्स अदीवका एंड कुपियांस्क। तो यहाँ कैप्चरिंग जो है एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एक पार्टिसिपल है, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है सेंटेंस को। ये अक्सर सेंटेंस जोड़ने के लिए पार्टिसिपल हम लोग यूज करते हैं, बहुत कॉमन है इंग्लिश में, ठीक है। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने के लिए पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। जैसे रशिया हैज मेड टेरिटोरियल गेन्स इन ईस्ट, अगर हम नहीं जोड़ना चाहते हैं, फुल स्टॉप दे देते हैं, तो रशिया हैज मेड मरिंका एंड मेकिंग एडवांसेस टुवर्ड्स अवडीवका एंड कुपियांस्क, वही बात हो गई, लेकिन इसको एक सेंटेंस में रख दिया कैप्चरिंग करके। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, विद इट्स ह्यूज लॉसेस ऑन द बैटलफील्ड। अब यहां फिर देखिए, ये एक क्लॉज नहीं है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज और क्लॉज में फर्क समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस हो सकता है, एक फ्रेज अपने आप में एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, लेकिन एक फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, याद रखिएगा। तो विद इट्स ह्यूज लॉसेस ऑन द बैटलफील्ड, यहाँ पर आप बोलेंगे सर लॉसेस वर्ब हो गया सर, नहीं, यहाँ नाउन है, पहली चीज आप समझिए। विद इट्स ह्यूज लॉसेस, ह्यूज एडजेक्टिव है, लॉसेस नाउन है, ऑन द बैटलफील्ड कोई वर्ब नहीं इसमें, ठीक है, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अगर वर्ब आएगा फ्रेज में तो वो नाउन के तौर पे आएगा, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट के तौर पे आएगा। विद इट्स ह्यूज लॉसेस ऑन द बैटलफील्ड, ये हुआ है। अब इसको आप दूसरे तरीके से बोल देंगे, कह देंगे यूक्रेन हैज सफर्ड ह्यूज लॉसेस ऑन द बैटलफील्ड, ये समझने के लिए आप, ठीक है, और लिखने का स्टाइल है, तरीका है ये। विद इट्स ह्यूज लॉसेस ऑन द बैटलफील्ड, कॉमा, Ukraine's generals are calling for the mobilization of up to 500,000 soldiers. यूक्रेन के जनरल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, दे आर कॉलिंग फॉर, ये आपका सेंटेंस का वर्ब हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है दोस्तों। यूक्रेन जनरल्स आर कॉलिंग फॉर, इफ यू कॉल फॉर समथिंग ना, आप उस चीज के लिए गुहार लगाते कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है। सो यूक्रेन के जनरल्स किस चीज के की गुहार लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, कॉलिंग फॉर, क्या डिमांड कर रहे हैं, फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ अप टू 500,000 सोल्जर्स, वो चाह रहे हैं कि मोबिलाइजेशन हो 500,000 सोल्जर्स का, ठीक है, ये 5 लाख सोल्जर्स जुटाना चाह रहे हैं, मोबिलाइजेशन समझ रहे हो ना, ठीक है, 5 लाख सोल्जर्स मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, मोबिलाइज, मोबिलाइज, मोबिलाइजेशन, ठीक है, इंडियनाइज, इंडियनाइजेशन, ब्यूटिफाई, ब्यूटिफिकेशन। इस तरह से आपको बहुत जरूरी है सब चीजें सीखना, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ब से नाउन बनाया जाता है, शब्दों को एक शब्द से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे सफिक्स लगा करके बदलते हैं, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। बिना इन सब चीजों को सीखे अगर आप डायरेक्ट कोशिश कर रहे होते हैं तो मुश्किल में आते हैं। तो एक सिस्टमैटिक कोर्स करा जाए, लंबा कोर्स किया जाए, जिसमें ये सारी चीजें शामिल हो कि कैसे एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक पहुंचते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मामले में, ठीक है, सफिक्सेस यूज कर करके अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बना सकते हैं। ये सब सीखना बहुत जरूरी है और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम फाइनली इस लेवल पे पहुंचे 2 साल 2.5 साल की पढ़ाई के बाद, तो हमें वहां उतने चैलेंजेस ना मिले और हम उन ज्यादातर स्टूडेंट से बेहतर हों जिन्होंने वो पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो देखते हैं, यूक्रेन जनरल्स आर कॉलिंग फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ अप टू 500,000 सोल्जर्स विच वुड बी ह्यूजली अनपॉपुलर, जो कि बिल्कुल अनपॉपुलर होगा। इससे
यूक्रेन में बड़ी मुश्किल होने वाली है, अनपॉपुलर, क्योंकि जाहिर सी बात है 500,000 सोल्जर्स यानी लोग ही होंगे ना, उनको ही ना आप लगाओगे लाइन पे, तो क्या लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे आसानी से कि चलो हम मरने के लिए चलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो चीजों को समझना आसान नहीं होता, सच्चाई को हम हमेशा चिल्ला के कहते हैं भारत माता की जय, लेकिन अगर ना ऐसा हो ना, लेकिन अगर अगर लड़ाई अभी हो जाए भारत के किसी से, तो सारे भारत माता की जय चिल्लाने वाले नहीं जाएंगे, सारे के सारे नहीं तैयार होंगे कि हाँ हम तैयार हैं सेना में जाने के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। उसमें से कुछ लोग यहीं रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे भारत माता की जय, वो नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। तो 500,000 सोल्जर्स का मोबिलाइजेशन का डिमांड जो किया जा रहा है, ये क्या है? बिल्कुल अनपॉपुलर होने वाला है गाइस, राइट? क्योंकि इससे लोग बहुत नाखुश होने वाले हैं। वर्स, और उससे भी बुरी बात, द चेंजिंग मूड इन वॉशिंगटन। ये जो बदलता हुआ मूड, यहाँ चेंजिंग क्या है? एक नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है? देखिए, द चेंजिंग मूड, बदलता हुआ मूड, एक एडजेक्टिव के तौर पे देखिए इसको। The changing mood in Washington has sent an alarming message। फिर से एक और ing एडजेक्टिव देखिए, alarming message। मैसेज नाउन है, कैसा मैसेज? अलार्मिंग मैसेज। चेंजिंग मूड, अलार्मिंग मैसेज टू कीव। तो ये जो बदल रहा है, वॉशिंगटन का मूड बदल रहा है, इट हैज सेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, अलार्मिंग मैसेज भेजा है कि इससे टेंशन होना चाहिए, इनको खतरे का एहसास होना चाहिए कि यार हमको छोड़ा जा रहा है, मेरा साथ छोड़ा जा रहा है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। Volodymyr Zelensky's government has vowed, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया दोस्तों सामने आपके। इसने वाव किया है यानी कि शपथ ली है, टू अनकवर द ट्रूथ। अनकवर द ट्रूथ अच्छा वर्ब है, अनकवर द ट्रूथ, ट्रूथ को सामने लाने के का। वाव टू डू समथिंग आपको दिखा, एक पैटर्न दिखा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर अगर कहें कि वाव फॉर अनकवरिंग द ट्रूथ, तो नहीं, वाव टू अनकवर द ट्रूथ, वो कर रहे हैं, शपथ लिए हैं अनकवर करने का ट्रूथ को। तो वाव टू डू समथिंग, गवर्नमेंट हैज वाव टू टेक रिवेंज, दे हैव वाव टू ब्रिंग रिवाइव देयर हिस्टोरिकल ग्लोरी। तो इस तरह से वाव टू डू समथिंग बोलते हैं, यानी कि उस चीज का शपथ लेना, उस चीज को करने का शपथ लेना। यहाँ से आप सीख सकते हो, गवर्नमेंट हैज वाव टू अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द प्लेन क्रैश। it has, if it has been downed by a Ukrainian missile, अगर ये इसके तरफ से डाउन किया गया है, यूक्रेनियन मिसाइल से डाउन हुआ है यानी गिराया गया है, इट वुड पोज अ पॉलिटिकल चैलेंज टू मिस्टर जेलेंस्की। तो एक पॉलिटिकल चैलेंज मिस्टर जेलेंस्की के लिए आ जाएगा। इट वुड पोज, देखिए, इफ इट हैज बीन डाउन्ड बाय, ठीक है, और इट वुड पोज, ये ऐसा नहीं कि ग्रामर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है, ठीक है, इस बात को समझना है आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ग्रामर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। अगर आप लोग ऐसा मानते हैं कि जो हिंदू का एडिटोरियल होता है उसमें ग्रामर का बहुत ख्याल रखा जाता है, मैं आपको बता दूं कि ये बात उतनी सच नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक दो जगह देख ली जहां पर ग्रामर का उतना ख्याल नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो इसको एकदम ग्रामेटिकली परफेक्ट मान के मत चलिएगा इन टेक्स्ट को, ठीक है। जो एकदम ग्रामेटिकली परफेक्ट टेक्स्ट होंगे उसमें इस तरह के सेंटेंसेस नहीं आ सकते, इट हैज बीन डाउन्ड बाय, ओके, क्योंकि इट हैज बीन, ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट का। तो यहाँ इट वुड पोज कैसे आ जाएगा दोस्तों, आप सोचो, ठीक है, इट विल पोज आएगा ना, जो आपने ग्रामर के हिसाब से पढ़ा है। तो बट अ बिगर प्रॉब्लम ही इज फेसिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वॉर। अ बिगर प्रॉब्लम ही इज फेसिंग इज, यहाँ देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, यहाँ पर दो दो इज हैं, ठीक है, ये इज आपका मेन वर्ब है सेंटेंस का, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अ बिगर प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इज द फ्यूचर ऑफ द वॉर, तो बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो फेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ बीच में डालना चाहें तो आप दैट डाल सकते हैं, यहाँ पर दैट डाल सकते हैं, रुकिए, इस बीच में प्रॉब्लम और ही के बीच में आप दैट डाल सकते हैं। बट ए बिगर प्रॉब्लम दैट ही इज फेसिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वॉर। अंटिल नाउ ही हैज पुट अप अ ब्रेव फेस, अब तक तो ही हैज पुट अप, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट, पुट अप अ ब्रेव फेस मतलब होता है बहादुरी से किसी मुश्किल का सामना करना बिना नर्वस होए, ठीक है, ये अच्छा एक इडियम है, पुट अप ए ब्रेव फेस, पुट अप ए ब्रेव फेस, पुट अप इडियम को याद रखिएगा, पुट अप ए ब्रेव फेस मतलब एक बहादुरी से किसी चीज का सामना करना, पुट अप अ ब्रेव फेस।
Until now वो बहुत बहादुरी से सामना किए हैं। Saying, इसका मतलब ये कहते हुए बहादुरी से सामना किया, हिंदी में कहते हुए, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी की फीलिंग आते हैं ना, कहते हुए, ठीक है। तो सेइंग बोलते हैं, इसमें भी कंटिन्यूटी की फीलिंग आती है। जब भी आईएनजी का वर्ब होता है ना, उसमें कंटिन्यूटी का फीलिंग आता है वर्ब के तौर पे, ठीक है। सेइंग यूक्रेन वुड फाइट अंटिल विक्ट्री, यूक्रेन तब तक लड़ेगा, वुड फाइट अंटिल विक्ट्री, जब तक जीत ना मिल जाए, डैश, विच इज रिकैप्चरिंग ऑल द टेरिटरीज रशिया हैज टेकन। इसका मतलब क्या है, विक्ट्री का मतलब क्या होता है भाई इनके लिए, रिकैप्चरिंग ऑल द टेरिटरीज रशिया हैज टेकन, while Russia's annexation of Ukraine's regions and its war are a violation of international laws। फिर से while से सेंटेंस आ गया। while मतलब आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, जब while से कॉमा एक, ये इसको आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर कॉमा है। while Russia's annexation of Ukraine's regions and its war are a violation, violation समझते ही होंगे आप, violate वर्ब से बनता है violation। वायलेट करना मतलब किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को बेइज्जत करना, किसी चीज को नहीं मानना, ठीक है। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है। यूक्रेन डज नॉट सीम टू हैव अ प्रैक्टिकल पाथ टुवर्ड्स विक्ट्री, यूक्रेन के पास नहीं दिख रहा है क्या एक प्रैक्टिकल पाथ, कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है उनके पास टुवर्ड्स विक्ट्री। भले ही होगा रशिया का एनेक्सेशन, रशियाज एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन के रीजन्स को अनेक्स कर रहा है, अनेक्सेशन कर रहा है। अनेक्स भी एक वर्ब है, ठीक है, अनेक्स से वर्ब नाउन बनता है अनेक्सेशन, ठीक है। तो यूक्रेनियन रीजन्स का जो अनेक्सेशन रशिया कर रहा है, भले ही होगा वायलेशन इंटरनेशनल लॉज का, लेकिन इनके पास, यूक्रेन के पास कोई प्रैक्टिकल पाथ नहीं दिख रहा है विक्ट्री का, तो वो वापस ले सकते हैं। इजराइल्स वॉर ऑन गाजा विच हैज द, अगेन फिर से देखिएगा, एक नाउन है ये, इजराइल्स वॉर ऑन गाजा अपने आप में क्या है, एक नाउन के तौर पे ही आप देखेंगे। द बुक ऑन द टेबल को आप क्या समझते हैं, द बुक ना, तो वैसे ही इजराइल्स वॉर ऑन गाजा विच हैज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फुल सपोर्ट। इस गाजा वॉर के लिए देखिए एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर है, खत्म हो गया, तो आपको यहाँ से सेंटेंस कंटिन्यू होता है। Israel's war on Gaza has also distracted global attention from Ukraine, ठीक है। Israel's war on Gaza has also distracted global attention from Ukraine, ग्लोबल अटेंशन हटा दिया यूक्रेन से, पहले लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे यूक्रेन वॉर पे, लेकिन ये जो इजराइल का वार है, गाजा पे अटैक हुआ है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया है ग्लोबल अटेंशन, हैज डिस्ट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है इसका, फ्रॉम यूक्रेन। इफ डोनाल्ड ट्रम्प, कॉमा, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के बाद ये लिखा है द यूएस रिपब्लिकन लीडर, ठीक है, इज री इलेक्टेड इन नवंबर। इफ डोनाल्ड ट्रम्प इज री इलेक्टेड, जो भी दो कॉमा के बीच में जो आया उसको आप छोड़ो और सेंटेंस को कंटिन्यू करो। इफ डोनाल्ड ट्रम्प इज री इलेक्टेड इन नवंबर, he has vowed to end the war in days, okay। if he is re-elected in November, अगर उसे re-elect कर लिया जाता है, पैसिव वॉइस ही है, re-elected in November, he has vowed to end, फिर से आ गया, मैंने कहा था vow to do something, किसी चीज का को करने का शपथ लेना कि करेंगे। vow to end the war in days, कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। यूक्रेन could come under heavy pressure, ये चीज की पॉसिबिलिटी है, पास्ट टेंस नहीं है दोस्तों। कुड देखते के साथ आपका दिमाग कहता है पास्ट टेंस, गलत है। यूक्रेन कुड कम अंडर हेवी प्रेशर, अगर ये आ गए, जीत के आ गए, तो उन्होंने चूंकि खत्म कसम खाई हुई है कि हम खत्म कर देंगे वॉर को, कैसे खत्म करेंगे, किसी एक को तो सरेंडर करवाएंगे, रशिया उनकी बात मान लेगा क्या। यूक्रेन कुड कम अंडर हेवी प्रेशर, यूक्रेन काफी प्रेशर में आ सकता है, यहाँ कुड को पॉसिबिलिटी के तौर पे देखिएगा फ्यूचर में, ओके, ये पास्ट नहीं है। द वॉर कैन नॉट बी सस्टेन्ड, पैसिव वॉइस, द वॉर कैन नॉट बी सस्टेन्ड, किसी चीज को सस्टेन करना मतलब होता है उसको चलाते जाना, ठीक है, उसको एंड होने से रोकना, सस्टेन करना, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब ऐसा ग्रोथ जो चलता जाए, रुके नहीं। कुछ ऐसा ग्रोथ हो सकता है जो चले, फिर आपके कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा, तो वो सस्टेन्ड नहीं है या सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, सस्टेनेबल ग्रोथ बोलना चाहिए मुझे, और सस्टेन्ड मतलब ऐसा हो चुका है, सस्टेन, ओके। तो सस्टेनेबल, सस्टेन मतलब जिसको सस्टेन किया जा सके, यानी कि कंटिन्यू किया जा सके, उसको रुके बगैर। द वॉर कैन नॉट बी सस्टेन, वॉर नहीं कंटिन्यू हो पाएगा विदाउट अनइंटरप्टेड सपोर्ट,
इंटरप्ट वर्ब है, इंटरप्ट, तो V3 इंटरप्टेड, उल्टा अनइंटरप्टेड सपोर्ट फ्रॉम द यूएस एंड इट्स नेटो पार्टनर्स। जब तक यहाँ से अनइंटरप्टेड सपोर्ट नहीं आता है, वॉर सस्टेन नहीं किया जा सकता, वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते ये, द वॉर कैनॉट बी सस्टेन्ड। When pressure increases on the battlefield, फिर से एक सबॉर्डिनेट क्लोज है। सबॉर्डिनेट क्लोज अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, अधूरा लगता है, सिर्फ सेंटेंस का एक हिस्सा सा दिखता है। When pressure increases on the battlefield, जब प्रेशर बढ़ जाता है बैटलफील्ड पे, ठीक है, तो एक क्या ये कंप्लीट सेंटेंस जब बढ़ जाता है, बात खत्म हो गई? नहीं ना, लगता है कि अभी और कुछ बोलना बाकी है। इसको कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। When pressure increases on the battlefield, What Ukraine is doing is, फिर से आया, ये आपका हो गया वर्ब, What Ukraine is doing, यूक्रेन क्या कर रहा है भाई, is to carry out missiles and drone attacks inside Russia। वो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रहा है कहाँ? रशिया के अंदर कर रहा है। जब ज्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा है तो चिड़चिड़ा करके क्या कर रहा है, ये रशिया के अंदर अटैक कर दे रहा है। यूक्रेन्स पोजेशन ऑफ एडवांस्ड वेपन्स, यूक्रेन का जो पोजेशन ऑफ एडवांस्ड वेपन्स है, सप्लाइड बाय द बेस्ट। अब देखिए एडवांस्ड वेपन्स के बाद कॉमा क्यों दिया गया है, ताकि आपको बताया जा सके कि ये जो वेपन्स हैं ये वेस्ट के तरफ से दिए गए हैं। ये जो एडवांस्ड वेपन्स हैं ये किसके तरफ से दिए गए हैं, उसको वेस्ट की तरफ से दिए गए हैं। क्यों सीधा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता यार। ओके छोड़ो बात, व्हाटएवर, सप्लाइड बाय द वेस्ट। ओके, हैज एनहांस्ड, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यूक्रेन पोजेशन ऑफ एडवांस्ड वेपन्स। ये तो सिर्फ और सिर्फ वेपन्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है। हैज एनहांस्ड, इसने एनहांस कर दिया है, आगे बढ़ा दिया, बेहतर कर दिया। एनहांस करना मतलब बेहतर करना। इट्स फायर पावर, इसके फायर पावर को बेहतर कर दिया है। क्या बेहतर कर दिया है? फायर पावर को। किसने? यूक्रेन के पोजेशन ऑफ एडवांस्ड वेपन्स ने। अगर यूक्रेन के पास एडवांस्ड वेपन्स नहीं होते तो इनका फायर पावर इतना एनहांस नहीं होता, ठीक है। और ये फायर पावर कहाँ से आया है, एडवांस्ड वेपन्स कहाँ से आया है? सप्लाइड बाय द वेस्ट। लास्ट वीक a fuel export terminal on Russians last week a fuel export terminal on Russia's Baltic coast came under attack। बताइए पिछले सप्ताह क्या हुआ था? ए फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल पे रशिया के बाल्टिक कोस्ट पे जो है came under attack, ये वर्ब हो गया came under attack। ओके, तो ये सब्जेक्ट है, a fuel export terminal on Russia's Baltic coast came under attack। There is suspicion, deep mistrust and misinformation on both sides। देखिए सस्पिशन भी है, डीप मिसट्रस्ट भी है, गहरी ये कहते हैं ना ट्रस्ट की कमी, वो है डीप मिसट्रस्ट। नाउन, ट्रस्ट का ऑपोजिट मिसट्रस्ट। इस तरह की चीजें सीखते जाइएगा। एंड मिस इन्फॉर्मेशन भी है ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स तो मिस इन्फॉर्मेशन है, विच कुड लीड टू मोर वायलेंस, जिससे बहुत ज्यादा वायलेंस हो सकता है। एंड एक्सीडेंट्स, और ज्यादा इस तरह के एक्सीडेंट्स होंगे जो अभी आपने सुना हवाई जहाज गिराने का। Russia, Ukraine and NATO should take a more practical assessment of the progress of the war। They should take, अभी वहां अगर आप देखेंगे शुरुआत में make a more practical assessment लिखा था, अब यहाँ take लिखा है, ठीक है। तो make an assessment तो बहुत कॉमन है, take an assessment भी फ्रेजल एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम कोलोकेशन कहते हैं, वो भी है। तो आप इस तरह के चीजों को पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, और जब कुछ और थर्ड चीज आती है जो आपने कभी नहीं देखा तो आपको लगता है ये शायद नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप डिसाइड करते हो बहुत से जगहों पे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो रशिया, यूक्रेन एंड नेटो शुड टेक अ मोर प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वॉर, कि इस वॉर का प्रोग्रेस कैसा है, किसके फेवर में है, किसका नुकसान है, इसी को कहते हैं असेसमेंट ना। इसका प्रैक्टिकल असेसमेंट उनको करना चाहिए, मोर प्रैक्टिकल असेसमेंट करना चाहिए। एंड बी रेडी फॉर टॉक्स, और बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग एन एंडलेस वॉर विच इज हर्टिंग ऑल साइड्स। इसके बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग, इसके ये करने के बजाय ये ना करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ये करो। तो बस ये था आज का स्टोरी, और लंबा चला गया है थोड़ा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चीजें ज्यादा अप्रिशिएट की जा रही हैं अगर आसानी से शांत रह के बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो चूंकि आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस सेशन को कंटिन्यूअसली अटेंड करें, ठीक है ना, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। एक दो दिनों में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद मत करिए, हैव पेशेंस। मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।